Hello everyone, welcome to online class, and that is last and final topic of French Revolution, standard 9th, and topic number 6, the revolution and everyday life. That means you can say that result of French Revolution. लेकिन आपकी समझ के लिए हम हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे और बुक्स सामने ज़रूर रखेंगे। आपको कहा गया है कि आखिर जब ये रिवॉल्यूशन हुआ होगा तो इसमें क्या चेंजेज हुए होंगे। तो दो बातें ध्यान रखिएगा, काउजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जिस बात का कारण होगा उसका ही रिजल्ट भी आने वाला है, जो हम लोग लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल हम देखें कि आखिर ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन लड़ी गई होगी तो किन बातों के लिए लड़ी गई होगी। इक्वलिटी के लिए, लिबर्टी के लिए, जस्टिस के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, वैल्यूज़ के लिए। और आप देखेंगे कि जब आप 1789 में पैलेस और बेस्टाइल को पूरी तरह से जब तोड़ दिया गया और लोगों ने उसे एज ए रिवॉल्यूशन और फ्रीडम का रूप देकर उसकी एक एक ईंट को जब बेच दिया गया, तो उस एक्टिविटी को बुक्स में, न्यूज़पेपर, प्लेज और बाकी चीज़ों का जब इस्तेमाल होने लगा तो समझिए कि इस तरह की आइडियोलॉजी घर घर में पहुंचाई जाने लगी, शहर शहर में पहुंचाई जाने लगी। और जितना ओपन आइडियोलॉजी लोगों के पास पहुंचेगा तो राजा तो पाबंदी लगाएगा ना, क्योंकि रिवॉल्यूशन राजा के खिलाफ ही होने वाला है, राजा के अत्याचार के खिलाफ होने वाला है। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो सेंसरशिप राजा लागू करता है। सेंसरशिप क्या होता है? एक तरह का ऐसा लॉ जिसमें आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन लिया जाता है। ना आप पत्र पत्रिका में कुछ लिख सकते हैं, ना राजा के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, ना आप स्ट्राइक कर सकते हैं, ना उनके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा करने पर सीधे देशद्रोह का मुकदमा होगा और आपको फांसी दे दी जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जितने भी पत्र पत्रिकाएँ उस समय हुआ करते थे उन पर बैन लगाया जाता था ताकि राजा के खिलाफ आप बहुत सारी बातें ना कर सके। लेकिन आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे आंदोलन बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की फ्रीडम ही बढ़ेगी, चाहे वो प्रेस को हो, चाहे वो एक्सप्रेशन का हो। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से अपनी खुशियों को जताने लगे हैं, यानी अपनी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी एक स्वतंत्र रूप में बनाने का प्रयास करने लगे हैं। और अब उन्हें लगता है कि जस्टिस उनके साथ होने वाली है। और ये सारे फिलोसफर जिन्होंने न्याय के प्रति बात किए हैं, और तो और जो टैक्सेस जिन पर ये लोग बहुत सफ़र किया करते थे, उसको भी ख़त्म करने की बात कही गई है। और जब जब एजुकेटेड लोग जब सामने आए हैं, इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि जब रिवॉल्यूशन आया तो लोगों के जीवन में क्या बदलाव लाया। दैट इज़ रिजल्ट। लोगों में लिबर्टी आई, लोगों में इक्वलिटी आई, लोगों को जस्टिस मिला, लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगे हैं। लोग अब राजा को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, जो सेंसरशिप लगा था उसे ख़त्म करवाया गया। और समाज में हर लोग, पहले क्या था, बड़ा और छोटा, जो कि अब इक्वल रूप से ट्रीट होने लगा। तो ये एक प्रकार का रिजल्ट है जिसे 4-5 पॉइंट में आप आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक छोटा सा बात रह गई है नेपोलियन के बारे में, तो आप इतना ही जान लीजिएगा कि नेपोलियन फ्रांस का राजा 1804 में बना था और 1815 में ये हार गया था। और इसका अंदाज़ा आप यही लगा सकते हैं कि नेपोलियन आखिर राजा बना कैसे। तो आपको रोबेस्पियर वाला स्टोरी सुनाए थे जिसमें फ्रांस की पॉलिटिकल हालत दिन पर दिन कमज़ोर होती गई, तो ये मिलिट्री हेड जो था उन्होंने फ्रांस पर दबदबा दिखाया और फ्रांस पर रूल किया। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोबेस्पियर के बारे में अगर नेपोलियन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कहिएगा कि इसको कहा गया है एक सिपाही के रूप में, समझ लीजिए कि ये भर्ती हुआ था और कई ऐसे एक्टिविटी में ये शामिल हुआ था। और शुरू में, ठीक है, ये अपनी बहादुरी से पोजीशन को पाते चला गया और आखिरकार एक दिन ये फ्रांस के एज ए डिक्टेटर के रूप में स्टेबल हुआ। और जब ये आया तो कहिएगा कि इन्होंने क्या क्या चेंजेस लाया, तो बोलिएगा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के बारे में उन्होंने लॉ बनाया।
सबके लिए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स लाया, यानी एक समान नापतोल प्रणाली को रखा, डेसिमल सिस्टम लाया, साथ साथ उन्होंने फ्रीडम फॉर द पीपल भी दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि वो डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करता था, वो डिक्टेटरशिप के रूप में ही अपने एक्टिविटी को चलाता था। नतीजा कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई, कुछ उसकी सिस्टम में कमी आई। 1815 में इसे बुरी तरह से हार का सामना होना पड़ा और हारने के बाद यूरोप में एक बार फिर से पब्लिक का रूल आया और फ्रीडम, लिबर्टी, जस्टिस और इक्वलिटी लाया। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी देश की जनता जब बड़े लेवल पर अपने राजा के खिलाफ, शासक के खिलाफ लड़ाई लड़ती है तो उसे क्रांति का नाम दिया जाता है। और क्रांति आप जानते ही हैं कि हिंसात्मक हो जाता है। और फाइनली ये एक प्रकार का क्या है, पहला इंस्पिरेशन है पूरी दुनिया में आज़ादी की लड़ाई का, अमेरिका के बाद। ठीक है, तो आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये लीगेसी क्या है, रिजल्ट है। डेमोक्रेटिक राइट्स की बात हो रही है, तो जहाँ आप रहते हो, जिस देश में रहते हो, वो जैसा भी रूलिंग सिस्टम क्यों ना हो, जनता को अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन इस फ्रांस में ऐसा नहीं था। आपसे पूछेगा काउजेज, काउजेज क्या है? बहुत काउजेज है। अगर पॉलिटिकल की बात करें तो वोटिंग राइट नहीं था, सोशल की बात करें तो सोशल इक्वलिटी नहीं था, अगर पब्लिक की वेलफेयर की बात करें तो ना वहाँ पर फूड की सप्लाई बेहतर थी, प्राइस भी मेंटेन नहीं था, आम पब्लिक बहुत परेशान थे, थर्ड स्टेट वाले को हेवी टैक्सेस देना पड़ता था, किंग को भी देना पड़ता था, क्लेडी को भी देना पड़ता था। तो ऐसे कई बातें हैं। एजुकेशन की बात करें तो मिडिल और लोअर लेवल को तो था ही नहीं, अपर लेवल को था। तो ऐसे बहुत सारे आप काउजेस दे सकते हैं। और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ गया, सबसे पहले डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी आ गई, इक्वलिटी आ गई, जस्टिस आ गई, लिबर्टी आ गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गया, तो सबसे बड़ी बात है लोगों की अपनी पहचान होगी। उम्मीद है चैप्टर के बाद इसमें क्वेश्चन आपको बाद में दे दिया जाएगा। तब तक कीप सेफ योरसेल्फ एंड स्टे एट होम एंड स्टडी हार्ड। ओके, थैंक यू।